नमस्कार दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर 11 है। फूड वेब इज कंस्टिट्यूटेड बाय। पहला ऑप्शन दे रखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। दूसरा ऑप्शन दे रखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। तीसरा ऑप्शन दे रखा हुआ है वेरियस इंटरलिंक्ड फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। अगर ये फूड चेन की बात करता तो हम कह सकते थे कि ये ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के बीच का रिलेशनशिप बता रहा है या प्लांट या एनिमल के बीच का रिलेशनशिप बता रहा है। बट इसने क्या कह दिया, फूड वेब। तो फूड वेब को जो डिफाइन करता है वो होता है वेरियस इंटरलिंक्ड फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। In a food web, many food chains are linked together. Thus, it is a network of interlinked food chain in an ecosystem. In this network, every organism is eaten by more than one organism. जैसे प्लांट है, प्लांट को एनिमल्स भी खाते हैं और ह्यूमंस भी खाते हैं। ठीक है, इन एनिमल्स को ह्यूमन भी खाता है और अदर एनिमल्स भी खाते हैं। ह्यूमन भी खाता है, अदर एनिमल्स भी खाते हैं। ठीक है, जैसे कि फिश हुआ, फिश को जो बड़ी फिश होंगी उनको खा लेती, छोटी फिश को खा लेंगी, और ह्यूमन भी फिश खाता है। ठीक है, इसी तरीके से स्नेक स्नेक मेढक को खाता है। स्नेक को कोई बर्ड खा लेती है, जैसे चील हुई, ईगल, इस तरीके की। तो इस तरीके से, और एक ऑर्गेनिज्म, एवरी ऑर्गेनिज्म इज ईटन बाय मोर देन वन ऑर्गेनिज्म हु आर अगेन ईटन बाय other different organisms. Unlike a food chain, unlike a food chain, the food web is represented by criss-cross pattern of line. तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि फूड वेब को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ लाइंस। क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ लाइन। तो यहाँ इस एक्सप्लेनेशन को आप समझ गए होंगे। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ओजोन का आपको पता होगा फॉर्मूला O3 होता है। 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होता है। तो इसका मतलब पहला तो एकदम सही है। दूसरा क्या है, ओजोन शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ये भी सही है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाता है। ओजोन इज डेडली पॉइजनस। ओजोन पॉइजनस भी होता है। ओजोन गेट डिकम्पोज्ड बाय यूवी रेडिएशन। तो यूवी रेडिएशन के द्वारा ओजोन क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो यही स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि ए, बी और सी ये एकदम सही है, तो डी इसकी मजबूरी है कि डी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा ही होगा। अब कैसे होगा, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जो ओजोन है वो, देखिए O3 यहाँ पे एटॉमिक मॉलिक्यूलर, आप पता चल गया कि यहाँ पे ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। O3 का मतलब ये हो गया कि 3 ऑक्सीजन से मिलकर के ओजोन बनता है। ये एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इट इज नॉट डिकम्पोज्ड बाय यूवी रेडिएशन, रेदर दीज रेडिएशन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। तो आपको लगता होगा कि यूवी रेस को तो ये एब्जॉर्ब करता है ओजोन लेयर, बट ये भी ध्यान रखिएगा कि ये यूवी रेज ही है, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ही है जो ओजोन लेयर के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होती हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ओजोन फॉर्मेशन होता है। तो देखो,
डायटोमिक ऑक्सीजन ये हमें मिलता है, ये डायटोमिक ऑक्सीजन हमें एयर में मिलती है। यूवी रेज सन के थ्रू आती है और इसको मोनो एटॉमिक, यानी यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम, मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन में तोड़ देता है। मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन दोबारा एयर में मिले हुए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है और ये ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन यानी ओजोन लेयर का निर्माण करती है। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। अगर रिएक्शन भी पूछ लिया तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर द क्वेश्चन नंबर्स 13 and 14, two statements are given, one labeled as assertion A and the other labeled as reason R। तो देखिए assertion क्या है। आपके पास assertion यहाँ पे दे रखा हुआ है, जो मैंने ग्रीन से डिनोट करके रखा हुआ है। फॉलोइंग इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन आयरन। तो आपको पता है कि जैसे ही आयरन पे कोई भी वाटर गिरेगा तो उसमें क्या लग जाता है, रस्टिंग आ जाती है, यानी जंग लग जाता है। तो यहाँ पे जरा रिएक्शन केवल देखना है कि सही है कि नहीं है, बैलेंस्ड है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 3Fe है तो Fe3 है, O4 है तो O4 है। अच्छा, H8 है तो यहाँ पे भी 8 है। तो ये एसर्शन तो हमारा सही है, एसर्शन हमारा सही है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर अ केमिकल इक्वेशन, ये बात भी सही है कि यहाँ पे मास क्या कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है। यहाँ पे कोई भी चीज घट या बढ़ नहीं रही है, अलग से कुछ नहीं आ रहा है, वहीं से सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि एनर्जी रिलीज होने लगे, ठीक है, या मास कहीं दूसरे से लिया गया हो, तो वो चीज़ है। यहाँ पे कैटलिस्ट का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक, तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये तो सही है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेशन ए, तो हाँ भैया सही है। दूसरा देख लेते हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, अच्छा हाँ सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, नहीं भैया गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये भी गलत है। आर इज ट्रू ए इज फॉल्स, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है एकदम। आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल गया होगा, समझ में आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। assertion क्या है, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इन ह्यूमन बीइंग्स विल बी डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ क्रोमोसोम ही शी इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर। पहला assertion ये है। दूसरा रीजन क्या है, रीजन क्या है हमारा, a child who inherits X chromosome from his father would be a girl, double X, while a child who inherits a Y chromosome from the father would be a boy। तो देखते हैं कि ये दोनों assertion चीज़ें जो हैं, assertion यानी A, रीजन यानी R, किस तरीके से एक दूसरे को एक्सप्लेन करती हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो भैया आंसर नंबर ए, यानी ए एंड आर बोथ आर ट्रू। क्यों ट्रू है, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम 23 पेयर्स में होते हैं, बट जो 2 क्रोमोसोम होंगे वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल होंगे। जो फीमेल में 2 क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं, फीमेल में 2 क्रोमोसोम X
और X होता है, जबकि मेल में X और Y होता है। तो जब स्पर्म X क्रोमोसोम वाला फर्टिलाइज करता है एग को, तो जाइगोट में 2 X क्रोमोसोम आ जाते हैं। तो इसका मतलब अगर 2 X क्रोमोसोम आ गए तो जो बेबी होगा वो क्या हो जाएगा, फीमेल होगा। और अगर स्पर्म में Y क्रोमोसोम आता है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग जो बेबी होगा वो XY क्रोमोसोम वाला होगा। XY किसमें है, मेल में है, इसलिए वो जो बेबी होगा वो क्या होगा, मेल होगा। तो X और Y केवल और केवल मेल में ही पाया जा रहा है, और मेल कौन होता है, फादर। इसलिए फादर जो है, फादर का क्रोमोसोम डिटर्मिनेशन के लिए सही तर्क बैठता है। तो यही कह रहा है कि अ चाइल्ड हु इनहेरिट्स X क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर वुड बी अ गर्ल, while a child who inherits a Y chromosome from the father would be a boy। ये बात हमारी एकदम सही है। The sex of a child in human being will be determined by the type of chromosome E और C inherits from father। क्योंकि फादर से ही हमें पता चल रहा है, मदर में तो दोनों ही X और X हैं, इससे हमें पता नहीं चल रहा है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। एक टेस्ट ट्यूब में हमने पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन और लेड नाइट्राइट सॉल्यूशन को ले लिया। अब पूछता है कि राइट द नेम एंड कलर ऑफ द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड। जब टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्राइट सॉल्यूशन को डालेंगे जिसमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन रखा हुआ है, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे कुछ ना कुछ तो बनेगा ही, तो वो नाम आपसे पूछा है। और अगर बनेगा तो उसका कलर बताओ। तो नेम ऑफ द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड इज लेड आयोडाइड, और इसका कलर कैसा होगा, येलोइश कलर का होगा। कैसा होगा, येलोइश कलर का होगा। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। आपको यहाँ पे रिएक्शन भी लिखनी है, ये भी मैं अभी लिख के दिखाता हूँ। नेम द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन जस्टिफाई योर आंसर, ये भी अभी समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि नाम क्या हो गया, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। और कलर कैसा हो गया, येलो कलर का हो गया। तो इसका रिएक्शन देखो, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, तो Ki ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और PbNO3, Pb की वैलेंसी होती है 2, NO3 की वैलेंसी होती है -1, इसलिए PbNO3 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देख सकते हो आप रिएक्शन को इस तरीके से समझो। देखो आपसे कह रहा है लेड नाइट्राइट और पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड K प्लस आयोडीन भी -1। उसके बाद लेड नाइट्राइट Pb2 प्लस NO3 सिंगल माइनस, तो इसलिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, अब इसका जो आपके पास रिएक्शन के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो क्या बनेगा, ये कुछ इस तरीके का बनेगा। जो फर्स्ट वाला यहाँ का है वो लास्ट वाले के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा KNO3। चूंकि K पॉजिटिव 1 होता है और NO3 निगेटिव 1 होता है, तो आपस में कट जाएंगे, यानी बैलेंस हो जाएगा। चलिए अब बचता क्या है, PbI2 हो जाएगा, PbI2 हो जाएगा। NO3 की वैल्यू कितनी है, 2। NO3 की वैल्यू है कितनी, यहाँ से 2, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हमें 2K करना पड़ेगा। 2K जब हमने किया
तो हमारे पास आयोडीन कितने हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ पे आयोडीन 2 है, Pb 1 है, तो यहाँ से हमें ये वाली रिएक्शन मिल गई। ये रिएक्शन आपको दिख रही है कि बैलेंस भी हो चुकी है और साथ ही साथ हर एलिमेंट आपस में बराबर है। तो यही रिएक्शन यहाँ पे करके बताया गया है। ठीक, अब ये कौन सा रिएक्शन है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि NO3 जो है वो K के पास आ गया और आयोडीन Pb के पास चला गया, तो दो चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे। एक तो आयोडीन Pb के पास चला गया और NO3 Pb से K के पास आ गया, तो यहाँ पे किस तरीके के डिस्प्लेसमेंट हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे रीज़न क्या बताया गया हुआ है, in the reaction two compounds exchange their ions to form two new compounds. Here both lead nitride and potassium iodide are exchanging their ions. तो यहाँ पे आयंस कौन कौन से हैं, देखो पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन आयन और लेड नाइट्राइड में नाइट्रेट आयन, ये आपस में इंटरचेंज हुए हैं, इसलिए यहाँ पे क्या कौन सा रिएक्शन हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आएंगे आपके पास, आप कर ले जाओगे, आशा करता हूँ। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही।